ये तुझे बोलते हैं गुस्सा चढ़ता है। इतने शक्ति Theory base of accounting is the first is the second chapter of +1 accounts. So we will discuss the last portion of this chapter in our current class. Let's start our topic. This is very basic points that are discussed in this chapter. The next topic was about systems of accounting. What do you mean by systems of accounting? System of system of recording transaction in the books of account are generally classified two types: डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। बेटा जो जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं ना, तो उसकी जो भी हमने लेन देन किया है, उसकी जो एंट्रीज है, दो जगह पे हम लोग उनको डिफाइन करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। एक तो होती है, दो तरीके हैं हमारे पास, एक डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, एक को सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम is based on principle of dual aspect। हमने एक पढ़ा था ना, हमने एक प्रिंसिपल डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो उसमें क्या था कि बेटा जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसका डबल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। that every transaction has two effect, receiving of benefit and giving a benefit। या तो आपको बेनिफिट मिल रहा है या फिर आप किसी को बेनिफिट दे रहे हो, ठीक है ना। ईच ट्रांजेक्शन, एक तो आपको बेनिफिट मिला, ठीक है, तो दूसरा तुम्हारी एक्टिविटी से किसी और को बेनिफिट है जो वो मिल रहा है। ईच ट्रांजेक्शन देयरफॉर इन्वॉल्व टू और मोर अकाउंट्स एंड इज रिकॉर्डेड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द लेजर। सो दोनों की जो है अलग अलग अकाउंट है जो वो बनती है किसमें, लेजर में जाके। द बेसिक प्रिंसिपल फॉलोड इज दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव अ कोरस्पॉन्डेंट क्रेडिट। एक चीज बेटा डेबिट होती है, दूसरी चीज क्या होती है, क्रेडिट है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज क्या होगी डेबिट, दूसरी चीज क्या होगी क्रेडिट है, ये हमेशा पता होना चाहिए। जो जो हम लोग क्या किसमें करते हैं, ये डबल एंट्री सिस्टम में होता है ये सब, ठीक है। इसको डुअल एस्पेक्ट बोला जाता है, ठीक है। सो बेटा एक चीज डेबिट होती है, दूसरी चीज क्या होती है, क्रेडिट होती है। thus one account is debited and other is a credited। double entry system is a complete system as both the aspect of transaction are recorded in the books of account। देखो बेटा जैसे मैंने आपको बोला था कि आप 10,000 रुपीज का मोबाइल लेके आए हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, पेमेंट कर दी और मोबाइल मिल गया आपको, ठीक है। तो ये डुअल एस्पेक्ट हो गया एक, ठीक है। दो चीजें, अगर आपके पास से पेमेंट गई थी तो बदले में आपको कुछ मिला, तो ये हमारा होता है डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप इसको रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, मान लो जैसे कि आप कोई बिजनेसमैन हो, तो आपने कोई चीज सेल की है, कोई बंदा आपसे ना फर्नीचर ले गया, ठीक है, आपको पेमेंट दे गया। अगर आप कहते रहोगे कि मेरा तो फर्नीचर चला गया, फर्नीचर चला गया, ऐसे थोड़ी ना है, वो आपको पेमेंट भी तो करके गया है ना। तो इस तरीके से ये डबल एंट्री सिस्टम हो जाता है जिसमें आपको भी बेनिफिट मिलता है और आपके ट्रांजेक्शन से किसी दूसरे को बेनिफिट मिल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये इसको हम डुअल एस्पेक्ट में लेके चलेंगे। द अरिथमेटिक इनएक्यूरेसी इन द रिकॉर्ड आर मोस्टली चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। हम कई बार ऐसा होता है कि डेबिट क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सही करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जो हम बनाते हैं, जिससे जो भी कोई अरिथमेटिक प्रॉब्लम हुई है, कई बार कोई गलत अमाउंट डाल दी जाती है ना, जैसे 1000 लिखना था किसी जगह पे तो 10 ज्यादा लगा दी, 10 कर दिया, तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, 9000 एक्स्ट्रा लग गए। तो इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है ना स्टेटमेंट्स में, तो उसको हम
ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आगे जाके सही कर सकते हैं। ठीक है, एक होती है बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम, is not a complete system of maintaining record of transaction. It does not record two-fold aspect of each every transaction. तो बेटा इसको पहली बात ये है कि सिंगल एंट्री जो सिस्टम होता है उसको हम लोग कंप्लीट सिस्टम नहीं मानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिसमें एक ही सिंगल एंट्री डाली जाती है। ठीक है, only personal account and cash book are maintained under the system. In fact, this is not a system but a lack of system, as no uniformity maintained in the recording of transaction. ठीक है, एक ही जो एंट्री है रिकॉर्ड की जाती है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है इसमें। फॉर सम ट्रांजेक्शन ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, एक ही एस्पेक्ट को लेके चलते हैं ये लोग। the accounts maintained under this system are incomplete and unsystematic and not reliable. So बेटा इसकी तो देखने में ही limitations हमें पता चल रही हैं। जब एंट्री एक डाली है बेटा तो उसमें वो तो पहले ही इनकम्प्लीट है, अनसिस्टेमेटिक है, क्योंकि उसमें प्रॉपर सिस्टम नहीं लेके चले हैं वो, और नॉट रिलायबल, आप उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, द सिस्टम इज हाउएवर फॉलोड बाय स्मॉल बिजनेस फर्म एज इट इज वेरी सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। तो बड़ी फर्म्स के लिए तो ये बिल्कुल काम नहीं करता है, तो छोटी फर्म्स के लिए थोड़ा बहुत है जो हेल्प करता है उनको बिजनेस करने में। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं बेटा? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, देयर कैन बी टू ब्रॉड अप्रोचेस टू अकाउंटिंग। ठीक है, देखो बेटा तो दो जो मेन अप्रोचेस होती हैं अकाउंटिंग करने की, वो है अंडर द कैश बेसिस, सॉरी फर्स्ट इज कैश बेसिस, सेकंड इज है accrual basis. The under the cash basis entries in the books of account are made when cash is received or paid and not when receipt or payment become due. जो कैश बेसिस होता है बेटा, कैश जब कैश आया तब आपने एंट्री लिखनी है, अदरवाइज आपने कुछ नहीं करना। समझ गए ना? जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एक रूल बेस अकाउंटिंग होती है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की हमने बात की थी कि जब आपका सामान बिक गया तब आपने एंट्री डाल देनी है। क्यों? क्योंकि आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गई है, आगे पेमेंट हो आगे जाके भी दे सकता है, महीने बाद 2 महीने बाद। ठीक है, बट जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है ना बेटा, इसमें सिर्फ कैश की आइटम्स लेके चलते हैं, पहली बात है जो। सेकेंडली क्या होता है बेटा, इसमें आप लोग जब भी आपको कैश मिलेगा तब आप रिकॉर्ड करोगे, उसके अलावा आप उसको नहीं मानते कि ये ट्रांजेक्शन हो चुकी है। Similarly, sale of goods on credit in month of January 2015 would not be recorded in January but in April when the payment of for same received. देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से देखनी है आपने ये चीज कि अगर 2015 में आपने गुड्स सेल की है, ठीक है, आपने कोई भी गुड्स सेल की है, आपने अपनी तरफ से गुड्स सेल कर दी है, ठीक है, बट उसकी जो पेमेंट है सामने वाला कब दे रहा है? अप्रैल में जाके। तो कैश बेसिस की जो अकाउंटिंग है उसमें क्या करोगे आप लोग? अप्रैल में जो हुआ है उसकी ही आप नोट करोगे। ठीक है, जब आप अप्रैल में वो पेमेंट दे के गया तब ही आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट करोगे। Thus this system is incompatible with the matching principle, which state that the revenue of a period is matched with the cost of same period. Though simple, this method is inappropriate for more organization as profit is calculated as difference between receipt and disbursement of money for given period rather than on happening the transaction. देखो बेटा बिजनेस में क्या होता है कि जब भी आपने सामान सेल कर दिया, ठीक है, या फिर आपने सामान परचेज कर लिया, तो वो आपकी ट्रांजेक्शन है जो हो चुकी है। कैश चाहे आप पहले दे रहे हो, साथ में दे रहे हो, या फिर कैश की पेमेंट बाद में कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता है हमारे जो अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग। रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहते हैं कि जब आपने आपकी जो कॉस्ट है वो किससे इक्वल होनी चाहिए? रेवेन्यू से। ठीक है, कॉस्ट क्या है बेटा कि आपने सामान बनाया, खर्चा किया, बट जब आपने सेल कर दिया तो वो आपकी इनकम होगी, उससे आपको पैसे मिलेंगे। आपने कॉस्ट तो रिकॉर्ड कर ली उसी मंथ में,
ठीक है। बट आप रेवेन्यू कब रिकॉर्ड कर रहे हो, आगे जाके जब वो पेमेंट दे रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आएंगे, हमारा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है सेम ईयर का वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये इनअप्रोप्रिएट जो कंसेप्ट सिस्टम है वो काम नहीं करता है। अक्रूवल बेसिस क्या होती है बेटा, अंडर द अक्रूवल बेसिस हाउएवर रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे अकर रादर देन दे आर पेड। जब भी आपने ट्रांजेक्शन कर ली हो और चाहे उसकी पेमेंट आज हो रही हो, चाहे 2 हफ्ते बाद हो रही हो, 3 हफ्ते बाद हो रही हो, बट जो आज ट्रांजेक्शन हो चुकी है आप उसको नोट करोगे हमेशा। ठीक है, तो a distinction is made between the receipt of cash and the right to receive cash and payment of cash and legal obligation to pay cash। ठीक है ना। So under this system, the monetary effect of transaction is taken into account in the period in which they are earned rather than in the period in which cash is actually received। आज किसी को बिजनेसमैन ने सामान उधार बेच दिया तो वो उसको पैसे कब देगा ये मैटर नहीं करता, आज का सामान है जो आज से रिलेटेड था वो आज की एंट्री में चला जाएगा। ठीक है, जब वो कैश देगा तो हम उसको कैश को अलग से कैश बुक में नोट कर लेंगे। ठीक है ना, समझ आ गया बेटा। This is a more appropriate basis for calculation of profit as expenses are matched against revenue in the relation to। ठीक है, कि जिस भी मंथ में आपने खर्चा किया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी ना बेटा, अगर कोई भी एक्सपेंस होता है तो उसके पीछे क्या चीज होती है कि आप उससे रेवेन्यू लेना चाहते हो। ठीक है, कोई ना कोई रेवेन्यू है जो लेना चाहते हो, वो रेवेन्यू तो देखो आपने सेल कर दिया तो रेवेन्यू तो आपकी जनरेट हो गई ना, कि इनकम हो सकता है ये कैश आपको 2 मंथ के बाद मिले, 3 के बाद मिले, तो आप उसके कैश के ऊपर नहीं रह सकते। आपकी रेवेन्यू आज जनरेट हो चुकी है तो वो आज की ही मानी जाएगी। ठीक है, ये जरूरी है कि आप उसको नोट कर दो। ओके बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सभी जो होते हैं ना बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये रिकॉग्नाइज करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। जो भी अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन होती है वो आप इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लेके चलते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट इशूड बाय ICAI। ठीक है, तो ये एक हमारा इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा हमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जाती है, कोई अथॉरिटी है। A professional body of accounting in our country, the objective of accounting standard is to bring uniformity in different accounting policies in order to eliminate non-comparability of financial statement for enhancing reliability of financial statements। ठीक है बेटा, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप जो भी बिजनेस में काम कर रहे हो उसको अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग करो, नहीं तो आपको जो है वो फाइन हो सकता है अगर आप उल्टा चलोगे। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग चलना जरूरी होता है जो जिस भी आप प्रोफेशन में हो। ठीक है, सेकेंडली the accounting standard provide a set of standard accounting policies, valuation norms and disclosure requirement. In addition to improving credibility of accounting data, accounting standard enhances comparability of financial statement, but both intra and enterprise such company comparison are very effective and widely used for assessment of firm performance by the user of the accounting। ठीक है, तो इसकी जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो वर्ल्ड वाइड जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि हर एक जगह पे आप उसको कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हो। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना जरूरी हो जाता है।
नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों होती है बेटा? Accounting information can serve the interest of different user only if a possession, uniformity and full disclosure full disclosure of relevant information. There can be alternate in accounting treatment and valuation norms which may be used by any business activity. Accounting standards facilitate the scope of those alternative which fulfill the basic qualitative characteristics of true and fair financial statement. तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हम वो हमें बताते हैं कि आपने ये पॉलिसीज यूज करनी है, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करना है, अपलोड करना है, लोगों को शो करना है। मैंने कल भी आपको बताया था। तो ये एक जरूरी बात होती है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बड़ा बिजनेस कर रहे हो कोई, तो उसके जो जो यूजर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमें जानकारी मिले। क्यों? आधे लोग तो वो होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया होता है, आधे लोग वो होते हैं जो वैसे ही कंपनी में बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आधे लोग होते हैं जो कंपनी जिनके लिए लाइबल है, जैसे टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज हर एक कंपनी की जो है वो बुक्स वगैरह देखती है, चेक करती है कि ये कितना इनकी इनकम है, कितना ये टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की क्या बेनिफिट होते हैं बेटा? ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं हमें इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपैरेबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटर एंड इंट्रा कंपनीज, इंटर एंड इंट्रा कंपनी के एक एक कंपनी के खुद के अंदर, ठीक है, और उसका जो बाहर वाली कंपनी के साथ जो भी कंपैरिजन है उसको करने में हेल्प है जो वो मिल जाती है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिमिटेशंस हैं जो कुछ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफिकल्ट टू अप्लाई, ठीक है, कि ये आपको जो है अल्टरनेट देता है। Accounting standard makes choice between different alternate accounting treatment difficulty to apply. ये जो भी हमें अल्टरनेट देता है तो उनको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये एक टफ काम हो जाता है। द रिजिडली followed and fails to extend flexibility in applying accounting standard. तो इनको अप्लाई करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, कि आज आपको स्टैंडर्ड मिल गया तो आपने साथ ही अप्लाई कर दिया। कुछ ना कुछ कंडीशंस जो हैं, सर्कमस्टांसेस जो होते हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। Accounting standard cannot override the statute. The standard are required to be formed within the ambit privilege status. तो उसको एक स्टेटस के अंदर है जो वो आपको कवर इसको रखते हैं, ठीक है। इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, जैसा कहा गया उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, किस किस चीज पे जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो लागू होते हैं बेटा? सोल प्रोप्राइटर पे, पार्टनरशिप फर्म पे, सोसाइटीज, जैसे हमने कल पढ़ा था है ना बिजनेस में। बिजनेस में हमारा टॉपिक चल रहा है ना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी होती है बेटा? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे हमने पढ़ा था, ट्रस्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग सिस्टम। There have been vast changes in the global economic scenario with the emergence of globalization, liberalization, and privatization. The advent of transitional corporation in search of funds in order to sustain their ongoing operation, in addition to fueling the growth of economy, has resulted in raising capital globally. बेटा ये स्टैंडर्ड जो है ना बिजनेस को सही तरीके से काम करने को हेल्प करते हैं। जैसे कि आज का जो टाइम है बेटा बहुत फास्ट है, ठीक है, कोई भी काम है बहुत फास्ट है, प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है। तो इसमें सरवाइव करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी हेल्प करेंगे।
हमारे यहाँ ना एक इंस्टीट्यूट है, इसको बोलते हैं नीड फॉर IFRS। हाँ जी। The important decisions are made on the basis of financial statements in order to avoid manipulation. Figures in financial recognition and measurement, and how information is presented in a financial statement. जो बेटा IFRS है, ये भी एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि आपने जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप कर रहे हो ना, उसकी जो है प्रॉपर आपने अकाउंट्स जो बनाने हैं उनको प्रॉपर तरीके से बनाना है, किसी भी बिना किसी भी मैनिपुलेशन के। तो IFRS जो है, जो वो हमें अवॉइड करने के लिए कहता है कि आपने ये मिस्टेक है जो कभी नहीं करनी। तो इसका नाम होता है बेटा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या नाम होता है इसका? IFRS का फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये सभी कंट्रीज के लिए बना हुआ है। ठीक है, IFRS हैज अ ग्लोबल harmonization unless accounting activities are regulated, different country will apply different set of accounting rules। ठीक है, हर एक कंट्री के अपने अपने होते हैं रूल्स जो होते हैं, तो ये सभी पर अप्लाई होता है। ये इसके पास रिपोर्टिंग होती है बेटा। ठीक है, and comparability of financial statements, hence IFRS promote global standard for each of business growth। इट फैसिलिटेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ये क्या करती है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कर दी कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे हो? इंडिया में हो। एंड प्रोसीजर ऑलमोस्ट कंट्रीज हैव टू यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑलमोस्ट ऑल countries have agreed to apply IFRS, but the name of IFRS has been converted as INDAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इसको नाम दे दिया गया है। ठीक है बेटा, तो ये आज का यहाँ पे ये हमारे स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इन्वेंटरी के लिए क्या होता है, कौन कौन से, हर एक स्टैंडर्ड का जो है एक एक नाम में जो बताया गया है इसमें। आगे आ गया बेटा हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? GST। GST क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST is a destination based tax on consumption of goods and services। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हो, उनको यूज करते हो, उनको अपने घर में यूज करते हो, तो उनके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसको बोला जाता है GST। इट is proposed to be levied at all stages right from manufacture up to final consumption।
जो ये होता है ना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है की सरकार ने ये अप्लाई किया था। इसमें क्या है, वन कंट्री वन टैक्स, ठीक है, वन कंट्री वन टैक्स। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जब चीज बननी शुरू होती है फैक्ट्री में, वहां से लेके जब तक कस्टमर तक पहुंचती है, तो उस स्टेज ऑल स्टेज का जो टैक्स है एक ही जगह पे लगाया जाता है। कंजम्पशन विद टैक्स पेड एट previous stage available as a set off. In a nutshell, only value addition will be taxed and burden of tax is to be borne by the final consumer. जो जो जितनी जितनी जो बेटा उसमें वैल्यू ऐड होती जाती है, उतना उतना टैक्स है जो लगता जाता है। जो भी उसको खरीदेगा, फाइनल टैक्स उसके ऊपर जाएगा, ठीक है ना, कंज्यूमर के ऊपर ही जाएगा। The concept of destination based on tax consumption implies has the tax would accrue to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption, which is also termed as place of supply. तो कंजम्पशन जो होती है वो सप्लाई की प्लेस है, यहाँ से टैक्स किसको आएगा, अथॉरिटीज के पास आएगा। तो बेटा ये दो तरह का होता है टैक्स। जीएसटी हैज अ डुअल एस्पेक्ट विद सेंट्रल एंड स्टेट simultaneously levying on common tax base. There are three main components of GST, which are CGST, SGST, and sorry, GST, CGST, SGST. CGST means central goods and services tax. Tax collected under CGST will constitute the revenue of central government. The present day, sorry, the present central tax like the central excise duty, additional excise duty, special excise duty एंड सेंट्रल सेल, ये टैक्स हैं जो बेटा किसकी तरफ से लगाए जाते हैं, स्टेट की तरफ से। हम बोलते हैं ना, जब अगर आप टीवी में कभी डिबेट देखो तो बोला जाता है कि जो पंजाब में या इंडिया में कितना महंगा है गया पेट्रोल, तो गवर्नमेंट जो है उसने टैक्स बढ़ा दिए हैं बेटा। जो पहले तो टैक्स एक चीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, उसके बाद जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो अलग से लगाती है, तो चीजों के रेट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि उस चीज में हमारा जो है सेंटर का भी टैक्स ऐड है होते, और उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपना टैक्स लेगी। तो ये टैक्स के बारे में ही है, इसको थोड़ा डिटेल में ये देखिए बेटा। टैक्सेस कैसे होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, जो टैक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट का अलग होता है। सर्विस टैक्स लेती है सेंट्रल, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सीएसटी। और स्टेट से क्या है, वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राई और लग्जरी, ठीक है। तो जो ये बना हुआ है ना एक सर्कल स्टेट और सेंटर का, इसको काट के क्या बना दिया गवर्नमेंट ने, जीएसटी, ठीक है। इनकम टैक्स तो डायरेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है बेटा, इनकम के ऊपर लगता है हमेशा, ठीक है। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बच्चे, जीएसटी कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। एक लॉ होता है जो पूरी कंट्री के ऊपर लागू होता है। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड लेविड एट अ सिंगल पॉइंट एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड। तो कब लगता है, कंजम्पशन के टाइम पे टैक्स लगता है। जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एट द सेम रेट with benefit ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सब्सटेंस और वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी ऑप्शन है जो मिल जाती है। मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड टू
तो मिनिमम नंबर ऑफ जो आपके टैक्स की नंबर है वो 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, सिर्फ आप 2 टैक्स भर सकते हो। देयर आर इज नो स्कोप फॉर लेवी ऑफ सेस, रीसेल टैक्स, एडिशनल टैक्स, टर्नओवर टैक्स। तो यहाँ पे बाकी सारे टैक्स हैं जो वो खत्म हो चुके हैं। देयर इज नो मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट। तो ये सभी चीजें भी इसमें शामिल नहीं होती, तभी इसको वन नेशन वन टैक्स बोला जाता है ना। सो बेटा ये देखो जीएसटी का कैसे बनता है चार्ट। इंट्रा स्टेट मूवमेंट इसमें क्या होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी स्टेट और गवर्नमेंट का, और सीजीएसटी से आगे क्या होता है, जीएसटी लेविड बाय द सेंटर, जो सेंटर ने जीएसटी लगा दिया है, सीजीएसटी जो स्टेट ने लगाया है। इंटर स्टेट मूवमेंट आईजीएसटी, जीएसटी लेवल बाय सेंटर एंड स्टेट कॉन्करेंटली, दोनों वो इसमें लागू कर देते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा टफ है चैप्टर, मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर जब सेंड करूंगी तो आपको पता चल जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे बेटा। आज हमारा सेकंड चैप्टर भी है जो वो कंप्लीट हो गया है। आपने ध्यान से इसके क्वेश्चन आंसर रीड करने हैं। जो भी काम सेंड करती हूँ बेटा उसको अच्छे से रीड किया करो, ठीक है ना। उसको राइट भी करना है नोटबुक पे और रीड भी करना है अच्छे से, ठीक है, कि क्या कौन सी चीज किसके बारे में बात हो रही है। तो आपको बेटा तभी अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज सिर्फ लेक्चर सुनने से समझ में आने वाली नहीं होती है ये चीजें। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो बेटा? इसके बाद बेटा हमारी बिजनेस की क्लास है 10 मिनट्स तक। बेटा दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अगर इसके बाद हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो अगली क्लास में हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।